हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस सीरीज में एनसीईआरटी क्लास 6 जनरल साइंस का जो एमसीक्यू कर रहे थे, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड, उसका पार्ट 2 है। उससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 किया था और क्लास 6 एनसीईआरटी के जो साइंस में लगभग 15 चैप्टर है, उनमें से जो है लगभग 6 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया था, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखा था। तो आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और ये पार्ट 2 है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। आगे हम क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, ऑनलाइन टीचिंग अड्डा प्लेटफॉर्म पे, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो इसी तरीके से लेकर के जो है एनसीईआरटी जनरल साइंस 6 to 12 तक का जो है सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे एनसीईआरटी किताब से ही। क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 की बात करें या फिर रेलवे की बात करें तो इसमें एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप 6 to 12 तक का एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं साइंस का तो आपका काम बन जाएगा, आपको एक्स्ट्रा चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 और फटाफट क्लास 6 कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लास 7 को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गुब्बारे का फटना, दूध का दही बनना, नमक का पानी में घुलना। ऑप्शन 4, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना। उपयुक्त में से कौन से परिवर्तन उत्क्रमित यानी रिवर्स किए जा सकते हैं? तो देखिए उत्क्रमित क्या होता है यानी रिवर्स प्रोसेस क्या होता है। मान के चलिए आइस है, ठीक है। आइस का मतलब होता है बर्फ। जब आइस को हम हीट करेंगे तो ये क्या बनेगा? वाटर बनेगा। और फिर यही वाटर को जब हम फ्रीज करेंगे तो क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। तो ये क्या है? रिवर्स प्रोसेस है, यानी आइस से वाटर बनना और वाटर से फिर आइस बनना। इस तरीके के जो प्रोसेस होते हैं उसे रिवर्स प्रोसेस कहा जाता है, यानी रिवर्स कहा जाता है, जिसे हिंदी में उत्क्रमित कहा जाता है। तो आपको जो दिए गए हैं उसमें बताना है कि किसे जो है रिवर्स किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। गुब्बारे का फटना, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। अगर गुब्बारा जब आप गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारा फटने के बाद आप उसको फिर एक्चुअल पोजीशन में नहीं ला सकते हैं। तो गुब्बारे का फटना रिवर्स प्रोसेस नहीं है। दूध का दही बनना, अगर दूध से दही बना तो आप फिर दही से दूध नहीं बना सकते हैं, ठीक है। दूध से दही बनना भी क्या है? ये रिवर्स प्रोसेस नहीं है, क्योंकि दूध से एक बार दही बन गया तो फिर आप वापस दही से दूध नहीं बना सकते हैं। दूध से दही बनना ये रिवर्स प्रोसेस नहीं है। नमक का पानी में घुलना ये रिवर्स प्रोसेस है। ये क्या है? ये रिवर्स प्रोसेस है। कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, कुम्हार जो होता है वो मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलता है और बर्तन बनाने के बाद फिर उसको क्या कर सकते हैं? हम मिट्टी बना सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखेंगे, जो आग के भट्टी में सेका हुआ जो मिट्टी का बर्तन होता है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। यहाँ पे जो है कच्ची मिट्टी की बात की जा रही है ना, कच्ची मिट्टी से बना हुआ बर्तन को जो है रिवर्स किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है बताइए कौन कौन रिवर्स प्रोसेस हुआ? ऑप्शन 3 और 4, बाकी ये तो रिवर्स प्रोसेस नहीं है, फर्स्ट और सेकंड। तो बताइए ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा? 3 और 4 किस में दिख रहा है? ऑप्शन डी में दिख रहा था। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल एनसीईआरटी की किताब से लिया गया है, सारे जो है बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस है। और आप लोगों को पता है कि रेलवे हो या फिर बीपीएससी के जो टीचर की बहाली हो रही है, जो आगामी एग्जाम है, उसमें सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से पूछा जाता है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन का बताइए, पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर और मूलांकुर। तो बताइए इनमें से कौन जो है पुष्प के भाग है यानी फूल के भाग है। सॉरी, फूल के भाग नहीं पूछा है ना। नहीं वाला जब क्वेश्चन पूछे तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं। तो देखिए पुंकेसर भी है, प्राकोष, स्त्री केसर, बाह्यदल और पाखुड़ी, ये सारे क्या है? ये सारे फूल के विभिन्न भाग हैं। तो बाह्यदल भी है, पाखुड़ी भी है, पुंकेसर है और स्त्री केसर, ये सारे क्या है? ये सारे जो है पुष्प के विभिन्न भाग हैं। तो ऑप्शन 5 जो है मूलांकुर, ये पुष्प का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिर्फ केवल 5 है ना। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है। पतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए साथ में जो है जो चित्र है
डायग्राम है उसको भी लगा दिया ताकि आपको चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। तो पत्तियों के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल सही नहीं है? पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है, यह जालिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही है। कैसे हम लोग समझते हैं, देखिए पत्ती में सिराओं का जो प्रतिरूप होता है सिरा विन्यास कहलाता है। जैसे आप देख रहे होंगे ये सारे क्या है, ये सारे जो है सिरा विन्यास है, ठीक है। पत्तियों में जो ये भाग देखने को मिलता है ये सिरा विन्यास कहलाता है। और सिरा विन्यास जो होता है वो जालिका रूपी भी हो सकता है और समांतर हो सकता है। तो देखिए जालिका रूपी क्या होता है और समांतर रूपी क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा सिरा विन्यास जो होते हैं दो तरीके के हो सकते हैं, एक जालिका रूपी होता है और दूसरा समांतर रूपी हो सकता है। तो देखिए जो पीपल का जो पेड़ होता है जिसमें इस तरीके के जो स्ट्रक्चर आपको पत्ती में दिखाई देते हैं, देखिए एक जाल की तरह बन रहा है। क्या बन रहा है? जाल की तरह बन रहा है। इसीलिए जो होगा ये क्या कहलाएगा? जालिका रूपी पत्ती कहलाएगा। जालिका रूपी इसमें सिरा विन्यास है। अब वहीं पे बात करते हैं समांतर का। तो देखिए समांतर उसमें होता है, समांतर सिरा विन्यास वैसे पत्ते में होते हैं जिसमें क्या होता है? समांतर होता है, पैरेलल होता है। देख रहे होंगे इस तरीके के जब आप पौधे देखते होंगे तो उसके पत्तियों में आपको जो सिरा विन्यास दिखता होगा वो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल दिखाई देता होगा। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका समांतर रूपी। तो ये बात तो बिल्कुल सही कहा गया ऑप्शन है, आप लोगों ने चित्र के माध्यम से देखा। अब बात करते हैं पत्ती में पर्ण वृंत और फलक होते हैं। पत्ती में पर्ण वृंत और फलक होते हैं। तो पत्ती का भी यहाँ पे चित्र आप देख रहे होंगे। पत्ती में क्या होता है? पर्ण वृंत होता है, जो कि जो है तने से जो जुड़ा हुआ भाग होता है पत्ता, वो पर्ण वृंत कहलाता है। और फलक होता है, तो ये सारे जो होते हैं फलक होते हैं, ठीक है, फलक होते हैं। तो ऑप्शन बी क्या है? सही है। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करती है। पत्तियां जो होती है, जैसा कि हम लोगों को पता है कि पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं उसी में फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है और स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। तो पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही जो है कार्बोहाइड्रेट यानी मंड संश्लेषित करती है। और कहाँ पे जमा होती है? पत्तियों में होती है। इसीलिए पत्तियों को जो है, पत्तियों को फूड संग्रह कहा जाता है पेड़ पौधों का। तो ये भी राइट आंसर है, मतलब ये सही ऑप्शन है। उसके बाद देखते हैं पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती है। नहीं, ये बात गलत कहा गया है कि पत्तियां जो होती है एटमॉस्फेयर में जो उपस्थित जलवाष्प होता है उसका कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण नहीं करती है, बल्कि वाटर जो होता है, जल कहां से लेता है? जड़ से। जो मिट्टी में जो मिट्टी में जो जल की जो मात्रा होती है उसी से जल को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, ना कि एटमॉस्फेयर से लेता है। तो ये बात गलत है और गलत ही पूछा था, इसीलिए फाइनली ऑप्शन डी राइट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा। ऑप्शन अगला प्रश्न है, तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तना जो होता है दो तरफा मार्ग करता है, यानी दो तरीके के वर्क करते हैं। तो तने के कॉन्टेक्स्ट में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं कौन सा जो है सही है, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तना जल एवं खनिज को पतली नालिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ये बात जो है बिल्कुल राइट कहा गया है। तना जो होता है पेड़ का स्टेम जल एवं खनिज को पतली नालिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है। ये तना का फंक्शन है, वर्क है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, पत्तियों द्वारा बना भोजन तने से होकर ही पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। ये भी बात क्या कहा गया? बिल्कुल सही कहा गया है। तो ऑप्शन सी इसका दोनों राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड जो है बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि दोनों जो ऑप्शन दिए गए हैं, कथन दिया गया है तने के संदर्भ में, वो बिल्कुल सही कहा गया है। अगला प्रश्न है, जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। तो रूट का ये तो बेसिक वर्क है, फंडामेंटल वर्क है कि जड़ें जो होती है मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों को अवशोषण करती है, एब्जॉर्ब करती है। और जो जड़ होते हैं पौधों को मिट्टी से बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से पकड़े हुए रखती है। ऑप्शन ए तो राइट है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होती है
जबकि समांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें मूसला जड़ें होती है। तो यहाँ पे देखिए दो चीजें आई, जालिका रूपी शिरा विन्यास और समांतर शिरा विन्यास। तो यहाँ पे आपको बता दिए चित्र के माध्यम से, देखिए कि जालिका रूपी शिरा विन्यास क्या होता है और समांतर रूपी शिरा विन्यास क्या होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बेसिकली पूछा जा रहा है कि जो जालिका रूपी शिरा विन्यास पत्ती वाले जो पौधे होते हैं उसकी जड़ें रेशेदार होती है, और जबकि समांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले जो पौधे होती है उसकी जड़ें मूसला जड़ होती है। तो यहाँ पे दो जड़ें की बात की जा रही है, एक जड़ें जो रेशेदार है और दूसरा मूसला जड़। तो हम लोग समझते हैं पहले कि रेशेदार जड़ और मूसला जड़ क्या होता है चित्र के माध्यम से, ताकि आप जो है बहुत ही क्लियरली इजीली तरीके से आप ऑप्शन को समझ सकेंगे और सही आंसर को ढूंढ पाएंगे। तो स्क्रीन में आपको दो चित्र दिख रहा होगा, चित्र ए और चित्र बी। तो आइए हम लोग समझते हैं कि मूसला जड़ और झकड़ा जड़ क्या होता है, जिसे रेशेदार जड़ भी कहा जाता है। तो जिन पौधे की जड़ें चित्र 7.17 ए की तरह है उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं, यानी इस तरीके के जो जड़ें होती है उसको मूसला जड़ कहते हैं। तो मूसला जड़ में आप बेसिकली देख सकते हैं वैसे पौधे जिसमें एक मेन रूट होता है। क्या होता है? एक मेन रूट होता है, ठीक है, मेन रूट होता है, उसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे सब रूट्स जुड़े हुए होते हैं जिसे पासरो जड़ कहा जाता है। जो इस तरीके का जो था उसे मेन रूट कहा जाता है, मेन रूट। और इसके साथ जो छोटे छोटे अटैच रूट्स है उसको जो है पासरो जड़ कहा जाता है। तो देख सकते होंगे मूसला जड़ किस तरीके से होता है, जिसकी एक मेन ब्रांच होती है। अब बात करते हैं जिन पौधे की जड़ें चित्र बी के समान है उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, तभी सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है, इन्हें झकड़ा जड़ और रेशेदार जड़ कहते हैं। अब चित्र बी में देख रहे होंगे कि इसमें किसी भी तरीके का एक मेन ब्रांच नहीं है, मेन रूट नहीं है। सारे क्या है, सारे रूट्स आपस में निकले हुए हैं, बिल्कुल जो है रेशेदार की तरह फैले हुए हैं। तो इस तरीके के जो जड़ होते हैं उसी को झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं ना, रेशेदार जड़ कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जो जड़ें होती है रेशेदार होती है? नहीं, रेशेदार नहीं होती है। क्या होती है? मूसला जड़ होती है, याद रखेंगे, मूसला जड़ होती है। जैसे यहाँ पे पिछले वाला में दिखा था ना कि पीपल के पत्ते के जो आकार की होती है उसमें जो होती है शिरा विन्यास जो होता है बिल्कुल जालिका रूपी होती है। तो उस तरीके में जालिका रूपी जो शिरा विन्यास वाला पत्ती वाला पौधा होता है उसमें मूसला जड़ होता है, ना कि रेशेदार जड़ होता है। ये एक बात गलत कहा गया है। और यहाँ पे जो बात कहा गया था समांतर शिरा विन्यास वाले पौधे में, तो समांतर शिरा विन्यास वाले जो पत्ते वाले जो पौधे होते हैं उसमें मूसला जड़ नहीं होता है, इसमें किसी तरीके का एक मेन जड़ नहीं होता है, इसमें जो है बहुत सारे देख सकते होंगे रूट्स निकले हुए होते हैं। यही मूसला जड़ रेशेदार जड़ होता है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें रेशेदार जड़ होता है ना, रेशेदार जड़, जिसे झकड़ा जड़ भी कहा जाता है। तो ऑप्शन दूसरा क्या है, गलत स्टेटमेंट है, दूसरा बिल्कुल गलत कहा गया है, उलट पलट कर दिया गया है। तो बताइए कौन सा सही है? सिर्फ केवल फर्स्ट ऑप्शन सही होगा क्योंकि पहला ही ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक जड़ नहीं है? गाजर, मूली, आलू, सलजम। तो गाजर भी एक जड़ है, मूली भी और सलजम भी जड़ है। आलू जो है ये तना के कैटेगरी में आता है, तो आलू क्या है? तना है। तो क्वेश्चन पूछा था कौन एक जड़ नहीं है, तो आलू नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल और प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो कैसे देख सकते होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अभिक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे कहां से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से लेते हैं, ठीक है। और वाटर जल जड़ के द्वारा मिट्टी से एब्जॉर्ब किया जाता है, और आपस में जो है सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में रिएक्शन होता है और कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है
इस प्रकार में ऑक्सीजन निर्मित होती है और कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड यानी स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसमें क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है यहाँ पे क्रिया के बाद बनता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। जल की भी आवश्यकता होती है, जैसा कि आप देख सकते होंगे, और प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश जो है, सनलाइट भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कौन सा क्रिया के लिए आवश्यक है? तो फर्स्ट, सेकेंड, 4 और 5, फर्स्ट, सेकेंड, 4 और 5 यानी ऑप्शन सी, यही जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन दिए गए हैं। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोरता एवं मोटी हो जाती है, यह अस्थि को खींचती है। दूसरा है, पेशियों के जोड़े के एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं। उपयुक्त कथन में से कौन सही कथन है, ये बताना है। तो सिर्फ केवल वन, फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है। संकुचन की अवस्था में जो होती है, पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है और यह अस्थि को खींचने का काम करती है। तो मानव शरीर के पेशियों के संदर्भ में पहला ही जो है सही बताया गया है। तो इसमें राइट आंसर सिर्फ होगा ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, केंचुए की शरीर रचना व उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन केंचुए के संबंध में, केंचुए के शरीर और रचना के संबंध में सही नहीं है? केंचुए को मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है, ये बात गलत कहा गया है। केंचुए का जो मेरुदंड होता है वो लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य नहीं होती है, ये गलत कहा गया। केंचुए में गति शरीर के पेशियों की बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होती है। केंचुए में जो गति होता है वो शरीर की जो पेशियां होती है उसको क्या करता है, सिकुड़ता है, सिकुड़ाता है और फैलाता है, जिसके वजह से वो गति कर पाता है केंचुआ, ये बात सही है। शरीर की अध सतह पर सूख, सूख यानी बाल जैसी आकृति होती है, जो केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक होती है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, केंचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होती है, ये भी बात ऑप्शन डी भी राइट है कि केंचुआ जो होता है मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। तो ऑप्शन बी और सी, डी बिल्कुल राइट है। और यहाँ पे पूछा कि कौन सा कथन सही नहीं है केंचुए की शरीर और रचना के संदर्भ में, तो एक ही ऑप्शन जो है लग रहा है गलत है, वो है ऑप्शन ए, और ये गलत है इसीलिए सही होगा, क्योंकि गलत ही पूछा था, क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन में नहीं पूछा था। तो फाइनली ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, केंचुए के श्वासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिए गए हैं, केंचुए नासिका ग्रंथियों के द्वारा शोषण करते हैं। ऑप्शन बी, केंचुए त्वचा द्वारा शोषण करते हैं। ऑप्शन सी, केंचुए मुख द्वार द्वारा शोषण करते हैं। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो केंचुआ जो होता है त्वचा द्वारा शोषण करता है। केंचुए में जो है, केंचुआ जो होता है वो ब्रीदिंग कैसे करता है, वो अपने स्किन के मदद से करता है। तो ऑप्शन बी होगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। तो पहला जो दिया गया, बताया गया, घोंघे का जो कवच होता है इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, और परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल है कि घोंघे का जो कवच होता है बाह्य कंकाल कहलाता है, लेकिन ये अस्थि का नहीं बना होता, हड्डी का नहीं बना होता। दूसरा, घोंघे के पेशीय पाद चलने में उसकी सहायता करते हैं। पाद का मतलब होता है पैर, है ना, पाद का मतलब होता है पैर। तो घोंघे के जो पेशीय पैर होते हैं वो चलने में उसकी सहायता करते हैं, ये भी बात सही है। यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है, इसे भी
उसे चलने में सहायता मिलती है। नहीं, ये बात गलत है। घोंघे का जो कवच होता है उसके वजन को संतुलित नहीं करता और ना ही चलने में मदद करता है। तो थर्ड क्या है, गलत है। दो ही ऑप्शन सही है, फर्स्ट और सेकंड। तो बताइए कौन सा सही होगा? तो केवल फर्स्ट और सेकंड है ऑप्शन ए में। आगे बात करते हैं, पौधों और जीवों में अनुकलन यानी एडेप्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे और जीव के विशिष्ट अगला प्रश्न है, पौधों और जीवों में अनुकलन यानी एडेप्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूलन बनाते हैं वह अनुकूलन कहलाता है। ये बिल्कुल बात सही है। पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण ये होता है और उनका ये स्वभाव होता है जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के लिए अनुकूलन बनाता है, एडेप्शनल योग बनाता है। वो क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। ये तो राइट है। मैदानी क्षेत्र के एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े दिनों बाद वह सहज हो जाता है। यह अनुकूलन का सटीक उदाहरण है? नहीं, ये अनुकूलन का सटीक उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन ए यानी केवल फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न क्या है, किसी जीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। आवासों में विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इसके जो है ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। ऑप्शंस दिए गए हैं, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक है। ये तो राइट है। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। ये भी राइट है। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी जो अनेक निर्जीव वस्तुएं हैं आवास के अजैव घटक हैं। अजैव घटक वैसे घटक को कहा जाता है जिसमें जान नहीं होती है, ठीक है। अजैव घटक वैसे घटक कहलाते हैं जिसमें यानी जान होती है, जैसे पौधे एवं जंतु। ये दोनों क्या है? ये दोनों परिवेश यानी सजीव का परिवेश का हिस्सा है, घटक है। तो दोनों ऑप्शन सही है। पहला फर्स्ट और सेकंड राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है, ऊंट मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है। उसके अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊंट जो होता है मरुस्थल में रहता है, रेगिस्तान में रहता है। तो ऊंट जो होता है रेगिस्तान परिस्थितियों के लिए बहुत ही अनुकूलित होता है। तो उसके अनुकूलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उसके पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। ये बात तो सही है। ऊंट के जो पैर होते हैं लंबे होते हैं जिसके वजह से उसका जो शरीर होता है रेत की गर्मी से दूर रहता है और ऊंट गर्मी से बचता है। उसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। ये भी राइट है कि ऊंट जो होता है ऊंट में मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है। यूरिन जो होते हैं ऊंट लोग कम पास करते हैं, यूरिन बहुत कम करते हैं और उसका जो मल होता है थोड़ा सा शुष्क होता है। उसको पसीना नहीं आता है, ऊंट को पसीना नहीं आता है, इसीलिए जो है रेगिस्तान में ऊंट बहुत ही लंबे समय तक बिना पानी पिए रहते हैं, क्योंकि अगर ऊंट को पसीना आएगा तो उसमें पानी की मात्रा कम हो जाएगी। तो तीनों क्या है? राइट है। तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो फाइनली ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। अगला है, निम्नलिखित पर विचार करें। मछली है, सिक्विड है, ऑक्टोपस है। तो उपयुक्त में से किसका शरीर धारा रेखीय नहीं होता?
किसका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मछली का शरीर धारा रेखीय होता है, स्क्विड और ऑक्टोपस का जो शरीर होता है वो धारा रेखीय नहीं होता है, धारा रेखीय नहीं होती है। तो 2 और 3 यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, ऑक्टोपस, व्हेल, डॉल्फिन उपयुक्त में से किसमें श्वसन के लिए गिल नहीं होता है, किसमें गिल नहीं होता है। तो ऑक्टोपस में गिल होता है, जिसके मदद से ऑक्टोपस सांस लेता है, तो ऑक्टोपस में गिल होता है। व्हेल और डॉल्फिन की बात किया जाए तो इसमें श्वसन के लिए गिल नहीं होता है, इसमें गिल नहीं होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा 2 और 3, क्योंकि पूछा था कौन किसमें गिल नहीं होता है श्वसन के लिए। तो 2 और 3 होगा, व्हेल और डॉल्फिन होगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। नागफनी का जो पौधा होता है, तो नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है और मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। तो नागफनी में जो है, नागफनी के पौधा में पत्ती जैसी संरचना वास्तव में इसका तना होता है और वही तना में फोटोसिंथेसिस होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो नागफनी पौधे के तने में प्रकाश संश्लेषण होता है, ऑप्शन बी सही है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, पौधे की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती है, ठीक है, अंदर लेती है। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती है। पहले चरण में क्या करती है, पौधे की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती है। उसके बाद इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां क्या करती है, तो ये जो है ऑक्सीजन का उपयोग करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑक्सीजन का उपयोग करती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायु में रिलीज करती है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किनमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न है, यानी इनमें से कौन श्वसन करते हैं, पौधे, जीव, बीज। तो पौधे और जीव जो होते हैं ये करते हैं श्वसन क्रिया और बीज भी करता है, ठीक है। तो पौधे हो गया, जीव हो गया और बीज, ये तीनों में श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है, श्वसन प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उत्सर्जन है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है, प्रजनन है, उपयुक्त में से कौन से सजीव यानी जंतु और पौधे दोनों के लक्षणों में सम्मिलित है। तो उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया और प्रजनन, तो तीनों है। उपयुक्त में से कौन से सजीवों के लक्षणों में सम्मिलित है, उत्सर्जन है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया भी है, प्रजनन भी करता है। प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी जीव अपने जैसा संतान पैदा करता है, उसी को प्रजनन कहा जाता है। तो जो सजीव जीव होते हैं उसमें उत्सर्जन भी होता है, उद्दीपन के प्रति क्रिया, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया भी होता है और प्रजनन की भी क्रिया होती है, तीनों होती है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इसका सही आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से लंबाई का एसआई मात्रक कौन सा है। तो लंबाई का एसआई मात्रक कौन सा है, मीटर है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मीटर। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। वाहन, वाहन में क्या सरल रेखीय गति होती है, पंखा, पंखा में पीरियोडिक मोशन होता है, ऑप्शन सी झूला, इसमें सर्कुलर मोशन होता है। तो उपयुक्त युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही ऑप्शन है बताना है। तो झूला में सर्कुलर मोशन होता है ना, झूला में जो होता है पीरियोडिक मोशन होता है, झूला में पीरियोडिक मोशन होता है और पंखा में सर्कुलर मोशन होता है, उल्टा दे दिया है ना। झूला में पीरियोडिक मोशन होता है, उसके बाद पंखे में पंखे में सर्कुलर मोशन होता है, वाहन में रेक्टिलिनियर मोशन होता है यानी सरल रेखीय गति होती है।
तो कौन सा सही सुमेलित है? मात्र केवल फर्स्ट सही सुमेलित है, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित पर विचार करें। अपवर्तन, परावर्तन और विवर्तन दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटनाएं आवश्यक है? तो मात्र रिफ्लेक्शन, ठीक है। दर्पण में जो इमेज बनता है उसके लिए कौन सी घटनाएं आवश्यक है? तो जो इमेज बनता है रिफ्लेक्शन की वजह से बनता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की ही वजह से क्या बनता है? इमेज बनता है। जब रे ऑफ लाइट किसी वस्तु से टकराता है और वापस लौटता है, लौट करके हमारी आंखों में जब आता है, तब जाकर के उस ऑब्जेक्ट का हमारे आंख में इमेज बनता है। तो ये सारी जो होती है इमेज का फॉर्मेशन किसके वजह से होता है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ऑप्शन 2 मात्र सही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ओनली 2। अगला प्रश्न है, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब वस्तु पर प्रकाश पड़े, जब व्यक्ति की आंखों पर प्रकाश पड़े, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए। जी बिल्कुल, हम लोग कोई भी वस्तु को देख पाते हैं जब प्रकाश वस्तु पर पड़ता है और आंखों की तरफ वापस रिफ्लेक्ट होकर आता है, तभी हम लोग कोई वस्तु को देख पाते हैं। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देख सकते हैं स्क्रीन में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न करता है। जी बिल्कुल, विद्युत सेल जो होता है उसमें जो रसायन पदार्थ होते हैं वही इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। विद्युत सेल में एक सिरा धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक होता है। जो सेल होता है उसमें एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है और दूसरा सिरा नेगेटिव होता है, यह भी बात सही है। विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। जो ये भी बात सही है कि जो इलेक्ट्रिक स्विच होता है उसका यूज किसके लिए किया जाता है? इलेक्ट्रिक करंट को ऑन ऑफ करने के लिए। तो तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। तो पूछा था कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसी में दिख रहा है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। थर्माकोल, वायु, मानव शरीर, एल्युमिनियम की पत्ती, उपयुक्त में से कौन विद्युत की चालक का उदाहरण है? विद्युत का जो है चालक कौन है? कंडक्टर कौन है इलेक्ट्रिसिटी का? थर्माकोल, वायु, मानव शरीर और एल्युमिनियम की पत्ती। तो मानव शरीर तो नहीं है। मानव शरीर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट तभी करेगा जब उस अर्थ पे उसका पैर जो होगा टच होगा, ठीक है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, इसमें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। वायु भी नहीं है, थर्मोकोल भी नहीं है, तो एल्युमिनियम की जो पत्ती है वही विद्युत का चालक है। तो ओनली ऑप्शन 4 केवल जो होगा 4 होगा। अगला है, चुंबकों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विचार करें। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। दूसरा, चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ये बात सही है कि चुंबक कुछ पदार्थों को ही आकर्षित करता है और ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन है, दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सेम पोल। चुंबक का जो सेम पोल होता है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, दूर भेजता है। पॉजिटिव नेगेटिव यानी ऑपोजिट जो पोल होगा वो अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है, ना कि सेम। तो ये बात तो गलत है। तो कौन सा कथन सही है पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट और सेकेंड। मैग्नेटाइट एक नेचुरल चुंबक है, मैग्नेट है, और चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है और ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, यानी ऑप्शन बी फर्स्ट और सेकेंड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन और संघनन उपयुक्त में से किस कारण से बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंदें एकत्रित हो जाती है? आप देखते होंगे जल से भरा हुआ जो गिलास होता है, तो जब इसको ठंड पे रखा जाता है, कंडेंस किया जाता है, तो इसके बाहर पे जो होते हैं छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, मॉलिक्यूल्स दिखते हैं।
ये किसके वजह से होता है? वाष्पन की वजह से? नहीं, वाष्पन की वजह से नहीं होता है, वाष्पोत्सर्जन की वजह से भी नहीं होता, ये होता है संघनन यानी कंडेंसेशन की वजह से होता है। कंडेंसेशन की वजह से क्या होता है, वाटर के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो वाटर के गिलास के बाहर के सरफेस में देखने को मिलते हैं। अगर इसमें हम बर्फ डाल देंगे तो इसके बाहर वाले जो सरफेस होगा उसमें क्या होगा, छोटे छोटे वाटर का ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। तो ये क्यों दिखेंगे? ड्यू टू कंडेंसेशन।